नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय शुरू करेंगे। इसका सामान्य परिचय आज हम देखेंगे। इसके साथ साथ बाल विकास से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलरेडी जो एग्जाम हो चुके हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब कुछ आज की क्लास में हम देखेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान इत्यादि अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये सब कुछ क्या है पूरा और मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो हमारा जो है शिक्षक का पैकेज आ रहा है वर्ग 2 के लिए जो एग्ज़ाम होता है, सहायक शिक्षक का पैकेज जो वर्ग 3 के लिए एग्ज़ाम होता है, इसके साथ साथ सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का पैकेज आने वाला है। और इसका जो प्राइस है, जैसे आप देखेंगे, इसका 3000 है और प्रयोगशाला का आपका 2500 रुपये है। तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अर्थात मात्र 1500 रुपये में। और विज्ञान प्रयोगशाला को आप 1250 रुपये में परचेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, ये जो है सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर वैलिड रहेगा। जैसे ही 50 सीट फुल हो जाएगा, 50 लोग परचेज कर लेंगे, प्राइस ऑलरेडी बढ़कर जो है 1750 रुपये हो जाएगा। तो ये अगले 50 स्टूडेंट के लिए, अर्थात 91 नंबर से 100 जो नंबर रहेगा उनके लिए रहेगा। फिर प्राइस जो है बढ़ जाएगा। और ये जो ऑफर है 26 फरवरी रात को 8 बजे से शुरू हो जाएगा और 1 मार्च तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। ठीक है, और इस कोर्स को आप कहाँ पर ले सकते हैं? हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम है, यहाँ पर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, उनको सब पता होगा कैसे लेते हैं। जो लोग नए हैं और प्ले स्टोर पर अभी सर्च जैसे आप करेंगे अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस, अगर आपको एप्लीकेशन नज़र नहीं आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी क्या है, थोड़ा अपडेशन का काम चल रहा है जिसके कारण कुछ कुछ अकाउंट में एप्लीकेशन शो नहीं हो रहे हैं, तो वो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल वगैरह भी आप कर सकते हैं। लिंक वगैरह भी आप यहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर मांग लीजिएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कॉल, व्हाट्सएप सब कुछ कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी जो है 1 साल की रहेगी। कोर्स को आप अगर मोबाइल के अलावा लैपटॉप, पीसी में देखना चाहें, या फिर जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, आईओएस, आईफोन वगैरह चलाते हैं, तो वो भी वेबसाइट पे देख सकते हैं, web.ajaysahuonlineclasses.com में जाकर। तो जो हमारे पैकेज है वो आपको मोबाइल में भी दिखेगा और लैपटॉप में दिखेगा। ठीक है, तो वीडियो पीडीएफ आप मोबाइल, लैपटॉप सब में देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी के लिए आपको फ़ोन नंबर कर लेना है। और जो भी कोर्स अगर आप लेना चाहेंगे तो ओपन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखा होगा, उसको भी आप पढ़ के सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का क्लास। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? बाल विकास का पूरा ओवरव्यू हम देखेंगे। ठीक है, तो बाल विकास को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को हमको समझना होगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लिखा हुआ है मनोविज्ञान। अब ये सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए हम एकदम जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है, बच्चा भी समझ जाए, इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो जीरो से शुरू करेंगे, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मनोविज्ञान, जिसको कहा जाता है साइकोलॉजी। अब यहाँ पर जो रेड कलर में हाईलाइट किया हूँ मैं, ये ऑलरेडी आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको मैं लिखा हूँ। इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुरू से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान क्या होता है? तो मनोविज्ञान को हम कहते हैं इंग्लिश में साइकोलॉजी। अब ये जो शब्द है साइकोलॉजी, वो कौन से भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के 2 शब्द साइकी और लोगोस से मिलकर साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान बना है। कौन कौन से? साइकी और लोगोस। इस साइकी का क्या अर्थ होता है? इस साइकी का अर्थ यहाँ पर आत्मा बताया हुआ है और लोगोस का अर्थ बताया हुआ अध्ययन करना या फिर विवेचना करना, एक ही चीज है। तो इस तरीके से अगर हम मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक का अर्थ क्या, शाब्दिक का अर्थ क्या होता है? शब्द में छुपा हुआ अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जा सकता है, आत्मा का अध्ययन करना होता है। अब ये जो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन, अर्थात साइकी का जो अर्थ बताया गया आत्मा, वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग बताया।
ठीक है। जैसे पहले अरस्तु आए लगभग 16वीं शताब्दी में, उन्होंने कहा कि साइकी का अर्थ जो है आत्मा होता है। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग विद्वान आते गए, 17वीं शताब्दी में आत्मा की जगह मन को बताया गया, और ऐसे ऐसे जो है परिभाषा थोड़ा बहुत चेंज होते गया। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या याद रखेंगे, आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान को कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के जनक किनको माना जाता है। तो विलियम वुंड नाम के स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं। विलियम वुंड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, प्रवक्ता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और विलियम वुंड ने सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये आपका 2019 या 2023 के पेपर में आया हुआ था, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये ईयर तो याद नहीं मुझे, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह पलटा रहा था, फिर मैंने देखा कि ये जितने भी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए उसको भी मैं यहाँ पर अटैच कर दूँ, तो ये तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी 1879 में, 1879 में लिप्जिग में। ये शहर जर्मनी में है आई थिंक। तो ये चीज़ आप याद रख लेना कि वुंड ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ईयर तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनका याद रखेंगे नाम, वुंड, ठीक है। तो वुंड जो है मनोविज्ञान का जनक इनको कहा जाता है, और सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना भी वुंड ने ही की थी। अगर आपको भारत के कंटेक्स्ट से पूछा जाए तो आपको याद रखना है एन सेनगुप्ता। एन सेनगुप्ता को भारत का प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। 1916 में जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी, तब इन्हीं को ही विभागाध्यक्ष बनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो इस तरीके से मैं आपको प्रूफ बताने के लिए स्क्रीनशॉट अटैच किया हूँ, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि जो रेड कलर में हाईलाइटेड है वो आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, देखिए, भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ, 1930 में। तो ऐसे कुछ डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आज हम ओवरव्यू देख रहे हैं, तो ओवरव्यू से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो और नहीं तो 2 क्वेश्चन एकदम 100% फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। अब हमने क्या समझा, पहले तो हमने समझा था कि मनोविज्ञान की शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा है। परिभाषा में हम देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा। जैसे विलियम वुंट ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फिर गैरिट है, वॉटसन है, तो अलग अलग लोगों ने क्या कहा। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और डायरेक्ट इसी क्रम में याद रखिएगा, ठीक है। विलियम वुंट ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। गैरिट ने कहा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान या फिर मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान कहा है। कैसे याद रखेंगे, देखिए, वाटसन, व से वाटसन, व से व्यवहार, इस तरीके से कुछ कुछ अपने से ट्रिक बना लिया करिए, ठीक है। मैं जितना बना पाऊंगा तो बनाऊंगा, लेकिन आप पढ़ते पढ़ते अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं। तो वॉटसन ने क्या कहा था, ये आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये वॉटसन ने कहा था, ठीक है। अब वुडवर्थ ने क्या कहा, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थात जो कोई भी व्यक्ति है वो वातावरण से इंटरेक्ट करके ही सीखता है, उसी का अध्ययन मनोविज्ञान है, ये वुडवर्थ ने कहा। काल्सानिक ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, और स्किनर मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, इस तरीके से स्किनर ने कहा। तो यहाँ पर ये कथन आए हुए कथन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे शारीरिक विकास हो या फिर मानसिक विकास है ना। जैसे हम छोटे रहते हैं, अब बचपन में
कोई व्यक्ति है, अगर उसका अगर 1 साल का फ़ोटो देखेंगे और 5 साल का फ़ोटो देखेंगे तो वहाँ पे चेंज दिखेगा। लेकिन अगर आप 1 साल का फ़ोटो देखेंगे, 1 साल 2 दिन का फ़ोटो देखेंगे, तो उसका कोई शारीरिक विकास में आपको चेंज दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि जो विकास है चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, वो धीमे होता है, धीरे धीरे होता है, धीमी प्रक्रिया है। और इस कथन को कहा था स्किनर ने। अगला है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कहा था J.E. रॉस ने। ठीक है, तो रॉस ने कहा कि वातावरण एक बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, वॉटसन ने कहा, और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये वुडवर्थ ने कहा। तो ये जो है सीधे सीधे आए हुए प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अब अगला है मनोविज्ञान की विचारधाराएं। विचारधारा अर्थात मनोविज्ञान को कौन कौन से दौर में किस तरीके से देखा गया है। हमने शुरू में पढ़ लिया कि साइकोलॉजी को 2 भागों में बांट कर पढ़ा, साइकी और लोगोस करके, है ना। और यहाँ पर हम अब अलग अलग दौर में देखेंगे इसका जो विचारधारा है, अर्थात इसको किस तरीके से किस नज़रिए से देखा जाता था। तो 16वीं शताब्दी को दर्शन काल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साइकी का अर्थ बताया गया आत्मा। इस तरीके से 16वीं शताब्दी में माना जाता था कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन है, क्योंकि पहले के लोग आध्यात्मिक ज़्यादा होते थे, सीधे सीधे आत्मा में चले जाते थे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये कथन किसने कहा? अरस्तु। अरस्तु के अकॉर्डिंग, अरस्तु की विचारधारा हम पढ़ रहे हैं, तो आत्मा का अध्ययन अरस्तु के हिसाब से। ठीक है, तो अ से होता है अरस्तु और इसी अ से हो जाता है आत्मा। तो अ से अरस्तु, अ से आत्मा, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, 16वीं शताब्दी, ये वही अरस्तु है जो कि विश्व विजेता सिकंदर के गुरु थे, महान दार्शनिक। ठीक, उसके बाद अगला आता है 17वीं शताब्दी। तो आत्मा से चेंज होकर हो गया मन, मन का अध्ययन। ये किनके द्वारा? पोम्पोलॉजी के द्वारा। ठीक है, 17वीं शताब्दी में ऐसा कहा गया। फिर 19वीं शताब्दी में चेतना का अध्ययन कहा गया मनोविज्ञान को, और उसके बाद जो है व्यवहार का अध्ययन कहा गया वॉटसन के द्वारा 20वीं शताब्दी में। तो इस तरीके से जो है क्रम आप ध्यान में रख सकते हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन माना गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 16वीं शताब्दी में आत्मा के बारे में पहले कहा गया है ना, तो इस तरीके से इसका आंसर आत्मा आ गया है ना। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब इसी का एक और क्वेश्चन आया था, जैसे कि ये कथन आप देखेंगे, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन का त्याग किया। थोड़ा पीछे चलिए जाइए, पहले आत्मा, आत्मा को त्याग दिया, फिर मन, उसको त्याग दिया, उसके बाद चेतना को त्याग दिया, और फाइनली व्यवहार का अध्ययन ही माना गया। तो ये जो कथन है वुडवर्थ ने कहा था, वुडवर्थ का ये कथन पूछा गया कथन है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वुडवर्थ का कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में इसे व्यवहार का अध्ययन समझा जाता है। तो ये जो 20वीं शताब्दी का तर्क जो दिया गया, या फिर 20वीं शताब्दी का विचारधारा अगर हम कहें कि मनोविज्ञान जो है आपका व्यवहार का अध्ययन है, इसी परिभाषा को सबसे ज़्यादा स्वीकारा गया, सर्वोपरि माना गया। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा कि अब हम मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन ज़्यादा तरीके से समझते हैं, उसी परिभाषा को हम मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक क्रियाएं व्यवहार का ही रूप है। जो भी हम करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वो व्यवहार के अंतर्गत करते हैं। इसी व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे 4 कारकों में विभाजित किया, जैसे शारीरिक कारक, भावनात्मक कारक, संज्ञानात्मक कारक और सामाजिक और वातावरणीय कारक। ठीक है, तो उसमें और डिटेलिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं डिटेलिंग पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, है ना। ओवरव्यू में हम क्या कर रहे हैं, पहले समझ रहे हैं। ठीक है, पहले हमने समझा मनोविज्ञान को, फिर धीरे से बाल मनोविज्ञान समझेंगे, उसके बाद हम बाल विकास समझेंगे। अब अगला टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान के वैसे तो 7 संप्रदाय कहीं पे देखने मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः 5 संप्रदाय प्रचलित हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो 5 संप्रदाय है, इसमें संरचनावाद पहला है,
इसके इंग्लिश नाम भी आप याद रख लीजिएगा, संरचनावाद को कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। उसके बाद है प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद, इसको अभी आप नाम से पढ़ लीजिए, आगे मैं डिटेलिंग करूंगा, ठीक। तो संरचनावाद हो गया, प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद हो गया, उसके बाद हो गया व्यवहारवाद, फिर हो गया आपका गेस्टाल्ट, इसको समग्रवाद भी कहा जाता है, और उसके बाद है मनोविश्लेषणवाद। इसके अलावा संज्ञानवाद, मानवतावाद, छठवां, सातवां, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये टेबल हमने प्रिपेयर किया है, ये टेबल से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको मैं आगे डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या संरचनावाद होता है, क्या मानवतावाद होगा, सारा डिटेल हम आगे देखेंगे। और ये उस डिटेलिंग का सार है जहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि सबको पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ जाए, लेकिन क्या करना है, एटलीस्ट इसको रिवीजन करना है आपको। जैसे कि संरचनावाद के जो है जनक किनको माना जाता है, विलियम वुड को। प्रकार्यवाद का जनक किसको माना जाता है, विलियम जेम्स को। अब व्यवहारवाद का वॉटसन को, व से व्यवहार व से वॉटसन, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। समग्रवाद मैक्स वर्थिमर, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड, संज्ञानवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक, जीन पियाजे, ये एकदम इम्पोर्टेंट है। मानवतावाद अब्राहम मैक्सो। तो ये हो गए जनक। अब हम उस फैक्ट को समझेंगे कि संरचनावाद के अंतर्गत जो मूल भाव बताया गया है मनोविज्ञान के बारे में, वो क्या बताया गया। तो संरचनावाद जो है चेतन अनुभूति संवेदना, अर्थात जिसको हम अनुभव कर सके अपनी संवेदनाओं से, चेतन अनुभूति, उसको संरचनावाद में हम समझेंगे। प्रकार्यवाद चेतना की क्रियाओं, अर्थ और कार्यों पर फोकस किया जाता है प्रकार्यवाद में, नाम में ही कार्य है, तो चेतना के द्वारा जो कार्य, चेतना की कार्यों क्रियाओं को ध्यान दिया जाता है प्रकार्यवाद में। व्यवहारवाद में व्यवहार को ध्यान दिया जाएगा, है ना, तो व्यवहार का अध्ययन। यहाँ पर लिखा हुआ है उद्दीपन अनुक्रिया, इसको एक तरीके से एक्शन रिएक्शन आप समझ लीजिए। उद्दीपन अनुक्रिया क्या होता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मुझे घूर रहा है, तो अचानक से मेरे जो इंद्रियां हैं, आँख हो गया, कोई चिल्ला रहा है तो मैं सुनूंगा, है ना, तो वहाँ से उद्दीपन होता है, ठीक है। उद्दीपन का मतलब अचानक से माइंड में हमको जो फर्स्ट थिंकिंग आएगा कि वो मुझे देख क्यों रहा है, वहाँ से उद्दीपन होता है, ठीक है। उसके बाद हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, अगर वो बात करता है तो हम बात करेंगे, इस तरीके से फाइनली हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो जाकर अनुक्रिया होता है। उसको मैं आगे डिटेल से समझाऊंगा। तो ये जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, ये व्यवहारवाद के अंतर्गत ही इसको समझा जाता है। फिर अगला है आपका समग्रवाद। समग्रवाद में क्या हो जाता है कि जैसे किसी तत्व को बहुत सारे समूह में न देखकर एक समग्र, सबको एक जोड़कर समग्र रूप में देखना कहलाता है समग्रवाद। मनोविश्लेषणवाद अचेतन मानसिक क्रिया, यहाँ पर जैसे चेतना था तो यहाँ पर अचेतन मानसिक क्रिया पर ध्यान दिया जाता है। संज्ञानवाद मानसिक प्रक्रिया, जिसको स्कीमा भी कहा जाता है, ठीक है, मस्तिष्क में जो चीज़ स्मरण रख सकते हैं, ठीक। तो मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है सारी चीज़ों को ध्यान में जो रखा जाता है वो संज्ञानवाद के अंतर्गत, और जीन पियाजे को संज्ञानवाद का जनक माना जाता है। संज्ञान मतलब अपने ज्ञान में लेना, ज्ञान मतलब मस्तिष्क में रखना, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। फिर है अगला मानवतावाद। मानवतावाद मांग के सिद्धांत पर काम करता है, जैसे मानव के मांग, मांग मतलब नीड, जरूरत के अध्ययन के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन। जैसे हमको किसी चीज़ की नीड है, ज़रूरत है, तो हम किस हिसाब से रिएक्ट करेंगे, उसका अध्ययन, वो मानवतावाद के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 7 वाद हैं, इसके जो जनक है उसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो मेन जो फैक्ट मैं आपको बताया, वो आपको हल्का से ध्यान रखना है। अब मैं डिटेलिंग करवाऊंगा, जैसे संरचनावाद क्या है, ठीक है। तो संरचनावाद को प्रयोगात्मक वाद भी कहा जाता है, तो इसको हम पढ़ लेंगे कि क्या है संरचनावाद। तो संरचनावाद की शुरुआत का श्रेय विलियम वुंट, मतलब ये हो गए संरचनावाद के जनक। इसके साथ साथ इनके एक शिष्य थे टिचनेर, कहीं कहीं पर टिचनर इस तरीके से लिख दिया जाता है, ये इनका नाम है, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो संरचनावाद के जो जनक है विलियम वुड और इनके शिष्य टिचनेर, इनको माना जाता है। संरचनावाद को और
अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अस्तित्ववाद, अंतर्निरीक्षणवाद। ये भी पूछा जा सकता है कि संरचनावाद को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है। और आगे हम देखते हैं, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतन अनुभूति, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, अर्थात हम जो कॉन्शियस माइंड से, मतलब जब चेतन रूप से, अगर मतलब हमको ध्यान है, हम किसी चीज़ को ध्यान से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और वो चीज़ हो रहा है। चेतन मतलब ध्यान होने के बाद अगर कोई चीज़ हो और हम अनुभव करें, हम उसको देखें, तो उस अनुभूति को हम चेतन अनुभूति कहते हैं। तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु इसमें चेतन अनुभूति मानी गई है। होशो हवास में आप अगर जो चीज़ कर रहे हो उसको, है ना, टिचनेर ने चेतना और मन में अंतर दिया। इसके अनुसार चेतना से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से हैं जो किसी व्यक्ति में किसी दिए गए क्षण में उपस्थित होते हैं। ठीक है, चेतना का अर्थात इन्होंने ये बताया कि आपको कुछ ना कुछ अनुभव हुआ है और किसी क्षण में अगर वो अनुभव हुआ है तो आप उसको चेतना कहेंगे। आपको ध्यान रहेगा, आपको अनुभव रहेगा, वो चेतना हो गया। जबकि मन से तात्पर्य उन सभी अनुभव से है जो मनुष्य में जन्मजात होता है, मतलब जन्मजात वो सारे अनुभव जो रहेंगे वो मन कहा गया है। वो ये टिचनेर के अनुसार कहा गया, और टिचनेर नहीं, इसको 3 प्रकार से बताया है: संवेदना, भाव या अनुराग, और प्रतिमा या फिर प्रतिबिंब। ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, अगला है प्रकार्यवाद। ठीक है, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। आगे हम और इसका जब क्लास डिटेलिंग से पढ़ेंगे तो और इससे रिलेटेड फैक्ट हम पढ़ेंगे, और जितने क्वेश्चन आए हैं उस आए हुए क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला है आपका प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम जेम्स ने इसकी शुरुआत की, तो ये आपका जनक हो गया। इनका मानना था कि मनोविज्ञान का संबंध इस बात से है कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है। अर्थात प्रकार्य में आप क्या याद रखेंगे, इस कार्य शब्दों को याद रखेंगे। चेतना क्यों कार्य कर रही है, चेतना कैसे कार्य कर रही है, इस बात का संबंध है मनोविज्ञान से, ये विलियम जेम्स ने कहा। ये है आपका प्रकार्यवाद। उसके बाद है आपका व्यवहारवाद। क्या होता है व्यवहार? बिहेवियर करना, है ना। तो व्यवहार को ही मूल बिंदु रखा गया इसमें। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? व से व्यवहार, व से वॉटसन, इस तरीके से याद रख लेना। तो व्यवहारवाद की स्थापना वॉटसन ने की 1913 के आसपास में। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है, अर्थात ऐसा विज्ञान जिसको एक्सपीरियंस किया जा सके, प्रयोगात्मक विज्ञान है। और इसी को सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा भी माना जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, इस सैद्धांतिक उद्देश्य व्यवहार का अंदाजा लगाना और उस पर नियंत्रण करना है। अर्थात ये जो उद्देश्य है इस थीम का, वो किसी भी व्यवहार का अंदाजा लगाना, किसी भी लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण करना, चेतना का विज्ञान न होकर चेतना का विज्ञान न होकर व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा व्यवहारवाद में कहा गया है। कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान नहीं है, व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है व्यवहारवाद में, जिसके जनक वॉटसन है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको कम से कम 1-2 लाइन व्यवहारवाद में याद रखना है। एक तो जनक वॉटसन, दूसरा सारा फोकस आप व्यवहार में कर देना। व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, इस तरीके से सारा फोकस व्यवहार में आप डाल देना। फिर अगला है आपका गेस्टाल्ट, है ना। तो गेस्टाल्ट, जिसको समग्रवाद भी कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो गेस्टाल्ट स्कूल की जो स्थापना है वो मैक्स वर्थिमर, इसका मतलब है कि जो गेस्टाल्टवाद है ना, समग्रवाद, इसकी स्थापना मैक्स वर्थिमर के द्वारा 1912 में की थी। तो जनक मैक्स वर्थिमर। ठीक, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। तो गेस्टाल्ट जो शब्द है वो कौन से भाषा का शब्द है, अगर ऐसा पूछा जाए तो जर्मन शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ कन्फिगरेशन होता है। अगर हिंदी में इसका हम अर्थ समझें तो हिंदी में आकृति, आकार, समाकृति, ये सब कुछ होता है। ठीक, तो जो गेस्टाल्ट है वो कौन से भाषा का शब्द है? जर्मन शब्द है। हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाता है? आकार या फिर आकृति, अंग्रेजी में कन्फिगरेशन। ठीक, इस सिद्धांत का मुख्य बल व्यवहार में संपूर्णता का अध्ययन। संपूर्णता, इसको अच्छे से ध्यान रख लेना।
तत्वों के समूह को एक समग्र रूप में देखना ही गेस्टाल्टवाद है। ठीक है, मतलब इतने सारे व्यवहार को नहीं देखना है, इसको एक संपूर्णता मानना है। तो बहुत सारे तत्वों को अलग अलग समूह में न देखकर समग्र परिपूर्ण रूप से देखना ही समग्रवाद गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है आकृति, आकार, समाकृति। ठीक है, इसके अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन समूह का विज्ञान है। जहां भी गेस्टाल्ट आप देखेंगे, ठीक है, आप समग्र समूह इस तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, जैसे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, अर्थात जनक के बारे में पूछा गया, तो मैक्स वर्थीमन, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है मनोविश्लेषण अर्थात आपका साइको एनालिसिस। ठीक, तो ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके जनक सिगमंड फ्रायड। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं जो शिक्षक भर्ती के अलावा सी टेट, सी जी टेट इत्यादि में भी पूछे गए। ठीक है, तो अगला है आपका मनोविश्लेषण। सिगमंड फ्रायड को इसका जनक कहा जाता है। इसमें फ्रायड का अचेतन मन का सिद्धांत, अचेतन मतलब अनकॉन्शियस, ध्यान न रहते हुए जो चीज हो जाए, अचेतन मन, अचेतन इसमें मुख्य बिंदु है। फ्रायड ने मन को एक वैज्ञानिक रूप देकर समझाने का प्रयत्न किया। इसके लिए उसने मन को 3 अवस्थाओं में बांटा। एक तो हो गया ज्ञात, जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं, एक होता है अर्ध ज्ञात जिसको हम कहते हैं प्री कॉन्शियस, और एक को कहते हैं अज्ञात अनकॉन्शियस, जो आगे चलकर इदम, अहम, पराहम में वर्गीकृत हुए। ठीक, अब आगे देखते हैं। अचेतन के बारे में अध्ययन करने की अनेक विधियां बतलाई, जिनमें मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन तथा स्वप्न की व्याख्या सम्मिलित है। तो ये सारी विधियों के नाम हैं। और अचेतन, जिसे अवचेतन भी कहा जाता है, एक व्यक्ति के भीतर मानसिक गतिविधियों का परिसर जो उसकी जागरूकता के बिना, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। तो चेतना का मतलब हम जागरूक होते हैं, हमको ध्यान होता है। ठीक, जैसे मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूँ तो मुझे पता है इधर बाइक आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं टेंशन में हूँ या फिर मुझे होश ही नहीं है, नशे में हूँ और ये टेंशन में चल रहा हूँ सड़क में, तो मैं जागरूक नहीं हो, मेरे एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक, तो चेतन और अचेतन में आपको समझना है, मनोविश्लेषण में जागरूकता के बिना। ठीक, क्या याद रखेंगे, अचेतन। तो मेन बिंदु मनोविश्लेषण का है अचेतन। फिर यही जो स्लाइड है मैं रिवीजन करने के लिए आपको एक बार और यहाँ पे अटैच किया हूँ। जैसे संरचनावाद में हमने चेतन को याद रखा, प्रकार्यवाद में इसी चेतना के क्रियाओं को फोकस किया, व्यवहारवाद में तो हमने व्यवहार को फोकस किया, समग्रवाद में मतलब समूह, समग्र है ना, समूह को फोकस किया, मनोविश्लेषण में अचेतन। ठीक, और संज्ञानवाद में मानसिक प्रक्रिया, और मानवतावाद में मांग को हम क्या करेंगे, मूल बिंदु में रखेंगे। मनोविज्ञान के प्रकार, मनोविज्ञान कितने प्रकार के हैं, तो मनोविज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक, विकासात्मक और शैक्षिक। इसको भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बाल मनोविज्ञान, बाल विकास इत्यादि पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यवहारिक मनोविज्ञान क्या है, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो। ठीक है, तो मनुष्य पशु पक्षी के व्यवहार एवं उनके द्वारा की गई क्रियाओं को विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जाता है व्यवहारिक मनोविज्ञान में, और उसी का एनालिसिस निकालकर जो है हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं व्यवहारिक मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्यवहार। उसके बाद है संज्ञानात्मक, इसमें किसी भी व्यक्ति की स्मृति, संज्ञान से आप क्या याद रख लेंगे, हम बोलते हैं ना कि मेरे संज्ञान में है, मेरे संज्ञान का मतलब मेरे ध्यान में है, मेरे स्मृति में है, दिमाग में है। ठीक है, तो संज्ञान जहाँ भी आ जाएगा तो आप स्मृति या फिर स्मरण, याद रखना, दिमाग में रहना, इस तरीके से ध्यान रखने, है ना। किसी भी व्यक्ति की स्मृति और अधिगम क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। इसमें विशेष रूप से यह अध्ययन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज अथवा घटना को कितने समय तक याद रखता है, पूरा मेमोरी मतलब स्मृति के अंतर्गत ही आपको याद रखना, संज्ञानात्मक में, है ना। तो कितने समय तक याद रख सकता है, कब तक उसके ध्यान में है, मेमोरी में है।
वो आपको संज्ञानात्मक में याद रखना है, ठीक है। अगला है फिर आपका विकासात्मक। विकासात्मक में देख लेते हैं, इसमें सभी चाहे व्यक्ति हो या फिर पशु पक्षी हो, इसके विकास का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। विकास को फोकस किया जाएगा विकासात्मक वाले क्षेत्र में। विकास शारीरिक, जैसे बच्चा धीरे 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 बढ़ते जाएगा और वो जाकर बूढ़ा हो जाएगा, अचानक से नहीं होगा। हमने देखा था कि विकास की प्रक्रिया सतत और धीमी है, ठीक। तो इस तरीके से यही जो विकास है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, इसी विकास को ध्यान में रखा जाता है, उसी का अध्ययन किया जाता है विकासात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। फिर अगला है आपका शैक्षिक, ठीक। शैक्षिक क्या है, जैसे आधुनिक शिक्षा में इसका सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है आजकल की शिक्षा में। चाहे आप बीएड करें, डीएड करें, या फिर किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स करेंगे, तो वहाँ पर बाल मनोविज्ञान आजकल छात्रावास में भी देखने को मिलता है ना, बाल मनोविज्ञान। तो शिक्षा में भी मनोविज्ञान को काफ़ी स्थान दिया गया है, बाल केंद्रित बनाया गया है, और बाल केंद्रित स्वरूप को आधुनिक शिक्षा का आधार माना गया है। इसको आप याद रख लीजिएगा। एक अध्यापक के लिए बच्चों के व्यवहार को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है। इसमें बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो शिक्षा से संबंधित बाल मनोविज्ञान कहें या फिर मनोविज्ञान कहें, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान में फोकस क्या किया जाता है, बालकों को फोकस किया जाता है, और उसमें ये बताया जाता है कि अलग अलग बच्चों का व्यवहार अलग होता है, अलग अलग बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो उनके व्यवहार का अध्ययन करके, उनकी स्थिति का अध्ययन करके अलग अलग तरीके से शिक्षक क्या करेगा, उसको टीचिंग करने का प्रयास करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शिक्षा शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। तो स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में ये कथन कहा। फिर एक और है जेम्स ड्रीवर, इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिमाणों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होता है। तो इसने क्या कहा, जेम्स ड्रीवर ने कहा कि शिक्षा से संबंधित जो भी समाधान अगर हो, समस्या अगर आ रहा है, तो उसका समाधान मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होता है, ये जेम्स ड्रीवर ने कहा। उसके बाद आगे देखते हैं, एक सेंट्रोक करके है, इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थिति में शिक्षण एवं अधिगमन में बोध विभिन्न दिखने वाला। अब ये सब चीज़ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अब ये सब चीज़ याद रखने वाला ही, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक और दिमाग लगाने वाला है नहीं, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, ठीक है। इसको सिंपली याद रख लेना है, ठीक है। मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन केंद्र बिंदु क्या है, सर्वांगीण विकास करना। सेंट्रो के अनुसार यही है कि मनोविज्ञान का उपयोग आप करें सर्वांगीण विकास के लिए। तो अगला है मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या हैं? मनोविज्ञान का अध्ययन जो है उसका प्रमुख 3 लक्ष्य है। एक तो वर्णन करना, मापन करना, जो भी आप समझेंगे उसके बारे में वर्णन करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, मापन करेंगे कितना आपने समझा किसी भी बच्चे को या फिर व्यक्ति को। पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगा सकते हैं। नियंत्रण कर सकते हैं, तो पूर्वानुमान और नियंत्रण। व्याख्या एवं स्पष्टीकरण, ठीक है, आप निष्कर्ष जब निकालेंगे तो स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो ये 3 प्रमुख लक्ष्य है, वर्णन, पूर्वानुमान, व्याख्या, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का आरंभ कहाँ से होता है? अब ये जो हमने पहले उद्दीपन अनुक्रिया वाला कॉन्सेप्ट समझा था, उसको और डिटेलिंग से समझेंगे और एक अच्छे से एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, ठीक है। तो मनोविज्ञान का आरंभ होता है उद्दीपन प्राप्त होने से, ठीक। उद्दीपन और अनुक्रिया से होता है मनोविज्ञान का शुरू से लेकर जो पूरा प्रोसेस चलता है ये। अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जब किसी मित्र
सड़क पर मिल जाते हैं तो उद्दीपन होता है, चाहे मित्र हो या फिर कोई भी अनजान व्यक्ति हो। जब आपको मिलेगा तो आपको क्या होगा, उद्दीपन। उद्दीपन ज्ञानेंद्रियों से सॉरी इंद्रियों से होता है, ठीक है। हमारे इंद्रियों में जैसे आँख हो गया, ठीक है, हम कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो ये सब उद्दीपन इंद्रियों से होता है, ठीक। तो ये जो है पहले तो उद्दीपन होगा, चाहे आप किसी भी चीज़ को देखेंगे अनुभव करेंगे तो पहले उद्दीपन होगा। उद्दीपन से क्या करेंगे, मिलने का या फिर रुकने का मन करेगा आपको, और उससे बात करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। जब हमारी आँख में कुछ चला जाता है तो उद्दीपन होता है, तब पानी आने लगता है, और जब हमारी आँख में कुछ चुभ जाता है तब हम उसे पानी से धोने लगते हैं, ये होता है प्रतिक्रिया। तो जब गलती से हम किसी गर्म प्लेट को छू लेते हैं तो उद्दीपन छू लेते हैं तो उद्दीपन, तो हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं तो वो अनुक्रिया हो गया, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश किया है कि उद्दीपन और अनुक्रिया क्या है। एक्शन और रिएक्शन है और कुछ नहीं। जैसे गलती से आप क्या करेंगे, गरम तवे पे अपना हाथ रख दिए, कोई भी गरम चीज़ पे हाथ रख दिए, तो आपका जो सेंस करेंगे ना जहाँ से, वही जो जो भी आपकी इंद्रियां हैं जहाँ से हम सेंस करते हैं, वहाँ से उद्दीपन हो जाएगा। हमको गर्म लगेगा तो हम तुरंत हाथ को हटाएंगे, अर्थात अनुक्रिया देंगे। वही प्रतिक्रिया, अनुक्रिया जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं यहाँ पर आपका प्रतिक्रिया, ठीक, या फिर अनुक्रिया। तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया ही यही प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में मनोविज्ञान की महत्ता को बताती है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति में होता है तो वह बहुत सी अनुक्रियाएं दे सकता है, जो कि इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने जीवन में क्या सीखा है, क्या अनुभव किया है। इसका ये मतलब है कि अलग अलग व्यक्ति जो है अलग तरीके से अनुक्रिया दे सकता है, ठीक है। वो अपने अनुभव के आधार पर देगा। जैसे कि कोई क्रिमिनल व्यक्ति है और कोई सीधा साधा व्यक्ति है, कोई साधु व्यक्ति है, वो हर कोई अलग अलग प्रतिक्रिया देगा। अगर आप क्रिमिनल से बात करेंगे तो अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा, सीधे साधे इंसान से बात करेंगे, मिलेंगे, तो वो जो अच्छा अनुभव किया है वो उसका प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो प्रतिक्रिया है वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ पर ये जो फ्लो चार्ट टाइप दिख रहा है, ये पूरा हम उद्दीपन से लेकर अनुक्रिया तक समझेंगे, ठीक है। तो जब हम उद्दीपन का सामना करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों में बदलाव देखते हैं। तो पहला उद्दीपन, चाहे आप किसी भी चीज़ को देखें, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया था कि आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक आप किसी व्यक्ति से मिले और वो आपको घूर रहा है, या फिर आप कहीं पे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अचानक सामने कोई व्यक्ति अचानक से आप देखते हैं तो वो आपको घूर रहा है। तो जब घूर रहा है तो वहाँ पे उद्दीपन होगा और इंद्रियों में बदलाव होगा। अगर आप उसको देखेंगे तो आप क्या करेंगे, सोचने लग जाएंगे, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों में बदलाव होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पारगमन, मतलब प्रक्रिया, मतलब जो भी आप सोचेंगे ना वो डेटा ट्रांसफर और आपके दिमाग में जाएगा वो चीज़, डेटा ट्रांसफर को हम पारगमन कहते हैं। फिर उद्दीपन की अनुभूति होगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों में बदलाव हुआ और अपनी स्मरण शक्ति या फिर पिछले अनुभव के आधार पर चीज़ों को समझते हैं। अगर हम वो जो व्यक्ति हमें घूर रहा है तो क्यों घूर रहा है, ठीक है। या फिर हम याद करने की कोशिश करते हैं अपनी स्मरण शक्ति में कि क्या मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ या फिर क्या वो मुझे जानता है। अगर हमको याद आ जाता है तो हम हंस कर बात कर लेते हैं, स्माइल कर लेते हैं, और अगर हमको याद नहीं आता तो हम जैसे वो घूर रहा है वैसे हम घूर रहे हैं, तो हम अनुक्रिया देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है, उद्दीपन, ज्ञानेंद्रियों में बदलाव, फिर उद्दीपन की अनुभूति करते हैं, उसके बाद हम ध्यान देते हैं अनुभूति करके। और ध्यान जब देंगे तो दिमाग में अगर उस व्यक्ति या फिर किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचेंगे, अगर हमको याद रहेगा, हम जानकारी रहेगा तो तर्क करेंगे। तर्क मतलब सोचेंगे कि क्या मैं उसको जानता हूँ, क्या वो मुझे जानता है। और अगर स्मृति में नहीं रहेगा तो चिंतन करोगे, ठीक। उसके बाद तर्क करने के बाद आप प्रयत्न करोगे, और अगर आप जानते हो उसको, व्यक्ति को, तो आप उसको हाथ मिलाने चले जाओगे, मतलब व्यवहार करोगे, और यही व्यवहार अनुक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से उद्दीपन से लेकर अनुक्रिया, यही आपका केंद्र बिंदु है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम समझेंगे बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को इतना हमने समझा
अब बाल शब्द सामने जुड़ गया, तो बाल मनोविज्ञान क्या है? बालकों के लिए मनोविज्ञान हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। इसको बाल विकास भी कहा जाता है। हालांकि बाल विकास क्या है, इसी की एक शाखा है, लेकिन वो एक वृहद तौर पर है, बड़े तौर पर उसको हम अगर समझे तो, ठीक है। डिटेलिंग करेंगे आपको समझ आ जाएगा। और अल्टीमेटली अगर देखो तो दोनों ही चीज़ों को आप सेम भी मान सकते हो, ठीक। अब हम देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो बाल मनोविज्ञान का अर्थ बालकों के व्यवहार एवं उनके अंतर्मन का अध्ययन करना होता है। हमने मनोविज्ञान में क्या पढ़ा था? व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। अब शुरू में बाल लग गया तो बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान हो गया। ये दो शब्दों से बना है, बालक और मनोविज्ञान। बाल और मनोविज्ञान, बाल का अर्थ हो गया वह, बाल का अर्थ वह एक मतलब जिसका उम्र आपका 0 वर्ष से लेकर अगर 18 वर्ष तक है तो उसको हम बालक मान लिए। तो बालकों, ऐसे बालकों के व्यवहार का अध्ययन हो गया बाल मनोविज्ञान। इसका अर्थ विज्ञान की वह शाखा है जो बालकों के व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करती है। एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, गर्भावस्था प्रसव पूर्व अवस्था जिसको हम बोलते हैं, इसको 0 से लेकर 9 माह, अगर महीने में हम समझें गर्भावस्था को, तो 0 से लेकर जब बच्चा जो है माता के गर्भ में आ जाता है तब से लेकर किशोरावस्था। तो जो गर्भावस्था है महीने के हिसाब से 0 से 9 माह, कभी कभी दिन में पूछ दिया जाता है तो 280 दिन। किशोरावस्था को हम कहाँ लेंगे? यहाँ पर 12 से 13 साल से शुरू हो जाता है और 18 वर्ष के अंत तक ये चलता है। तो इस तरीके से ये जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों के व्यवहार के अध्ययन को हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान में बालकों के मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया और भावनात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर किशोरावस्था के अंत तक। प्रसव पूर्व अवस्था 0 से 9 माह और किशोरावस्था मतलब 12-13 से चालू हो जाता है और 18 वर्ष के अंत तक चलता है। तो यहाँ पर ये जो इमेज है इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हम जो देखते हैं वही याद रहता है ना। तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको बाल मनोविज्ञान का डेफिनेशन दिख रहा है। प्रसव पूर्व अवस्था 0 वर्ष, किशोरावस्था 18 वर्ष के अंत तक, इसी के बीच का व्यवहार का अध्ययन ही कहलाता है बाल मनोविज्ञान, ठीक। तो ये इमेज को आप दिमाग में रखिएगा। अब है बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो बालकों के, हमने देखा ना कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक, अलग अलग क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना, और इसी को हम कहते हैं शॉर्ट में सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारे क्षेत्रों का विकास, इसलिए सर्ववांगीण, सब तरीके के क्षेत्र, सर्वांगीण विकास। तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि बालकों को सर्वांगीण विकास करना। बालक इसके केंद्र बिंदु में होते हैं। बाल मनोविज्ञान बालकों के लिए ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बालक केंद्र बिंदु में होते हैं और लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास। बाल विकास समझ लेते हैं हम। बाल मनोविज्ञान तो हमने पढ़ लिया, बाल विकास को समझते हैं कि बाल विकास क्या है। तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है, उसका एक वृहद रूप है। बाल विकास में इसके क्षेत्रों को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो बाल विकास में क्या है, एक बड़े लेवल पे उसके क्षेत्र को हम बढ़ा देते हैं। तो बाल मनोविज्ञान को समझने के लिए, इसे व्यवहार में लाने के लिए और इसे शिक्षा में जोड़ने आदि के लिए बाल विकास आधुनिक नाम का उपयोग किया जाता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान एक ही चीज़ है। आज की डेट में हम क्या, जितने भी बुक में अगर आप देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान ना लिख के बाल विकास लिख दिया जाता है, क्योंकि ये इसका आधुनिक नाम है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को बड़ा कर दिया गया है, इसकी उपयोगिता को और बड़ा कर दिया गया है और उसी को अब बाल विकास के नाम से जाना जाता है, या यूं कहें बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम बाल विकास है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है?
बाल विकास है। हरलॉक के अनुसार हम पढ़ लेते हैं। हरलॉक ने इस संबंध में कहा है कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालकों के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। हमने देखा था ना कि अलग अलग हर क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है, और वृहद स्तर पर ध्यान देने के लिए ही बाल विकास जो शब्द है उसको लाया गया, इसलिए हरलॉक ने ऐसा कहा। बाल मनोविज्ञान के जनक हम पढ़ेंगे, ठीक। अब विलियम वुंट जो थे वो मनोविज्ञान के जनक थे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाल मनोविज्ञान के जनक, तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के भी जनक हैं ना, जीन पियाजे। तो ये जो जीन पियाजे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो जीन पियाजे आप बहुत बार आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जीन पियाजे के संबंध में एक दो और एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लेना, जैसे कि स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और बाल मनोविज्ञान के जनक इनको ही माना जाता है, स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक, मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है, जिसके कारण इनको जनक माना जाता है। ये है जीन पियाजे, इंग्लिश में इनका नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। बाल मनोविज्ञान की विशेषता, बाल मनोविज्ञान की क्या क्या विशेषता? वही कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालक इसके केंद्र बिंदु होता है, बालक के व्यवहार का अध्ययन करना, और इसी बाल मनोविज्ञान को शिक्षा में उपयोग करके छात्रों को उचित दिशा प्रदान करना, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना, इसके साथ साथ उसके व्यवहार में अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसको देखना, उसको नियंत्रित करना, ये सब कुछ बाल मनोविज्ञान की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। बाल मनोविज्ञान का महत्व, ये भी वही सारी चीज़ें, ये पढ़ाने लायक है नहीं, इसको आप सब समझ सकते हैं। जैसे बालकों के स्वभाव को समझने के लिए, किस टाइप का स्वभाव है बालक, उसको आप बाल मनोविज्ञान से समझ सकते हैं। बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी है ये। बालकों के शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक है, बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी है, बालकों के व्यवहार में नियंत्रण करने के लिए सहायक है, और बालकों को समझाने, निर्देश देने इत्यादि में सहायक है। तो ये सब कुछ आपको बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में याद रखने हैं। अगला है आपका बाल विकास के विभिन्न परिभाषाएं, ठीक। जैसे हमने बाल मनोविज्ञान से पहले मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी थी ना, उसकी उसी तरीके से हम बाल विकास के अलग अलग परिभाषा समझेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहला क्रो और क्रो के अनुसार। क्रो और क्रो ने क्या कहा बाल मनोविज्ञान के लिए, कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। तो ये क्रो और क्रो ने कहा। फिर जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन। तो हर कोई क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक ही कह रहा है, ठीक है। ये क्रो क्रो ने क्या कहा था, गर्भकाल, मतलब जो गर्भ में बच्चा रहता है तब से लेकर किशोरावस्था तक। लेकिन जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, जन्म से, मतलब गर्भावस्था की बात नहीं कर रहा है, जन्म से परिपक्वता तक। उसके बाद हरलॉक, हरलॉक ने क्या कहा, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत, अब ये किशोरावस्था की बात नहीं कर रही, तो मृत्यु पर्यंत की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ लीजिए, बाल विकास सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद है। ये वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो बाल विकास है सामाजिक संपर्क, मतलब समाज से जैसे हम इंटरेक्शन करते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, और इसी के सिद्धांत पर वाइगोत्स्की ने कहा था कि बाल विकास सामाजिक संपर्क का एक उत्पाद है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है। तो सामाजिक अंतरक्रिया दिख रहा है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है आइंजैक के अनुसार, आइंजैक ने क्या कहा उसके हम पढ़ लेते हैं। बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था
जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता अवस्था तक के बालकों के मनोवैज्ञानिक विकास के अध्ययन करना। ठीक है, तो हम आगे जो विकास की अवस्थाएं हैं उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि आपका गर्भकाल अवस्था हो गया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये जो अलग अलग लिखा है ना, इन सब के अध्ययन करना, उनको अलग अलग से भी हमको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये ध्यान रख सकते हैं कि ये अलग अलग व्यवस्थाओं के हिसाब से अध्ययन करना आइजैक ने कहा था, आइजनेक ने कहा था। ठीक, उसके बाद अगला है, उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास क्षमताओं में विकास की दशा का अध्ययन करता है। बाल विकास में क्षेत्र वृहद कर दिया गया है और उसमें विकास पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस तरीके से ये सब कुछ आपको याद रखना है। आज का ये जो पूरा ओवरव्यू क्लास था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हुआ हो। और अगर आपको आगे की क्लासेस चाहिए तो आपको पेड क्लासेस हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक में हम हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। और आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ भी पूछताछ करनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।